वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की। तो ये इस यूनिट का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में इसके बारे में हम कुछ कुछ बात कर चुके हैं, जैसे लिसनिंग मोड्स की, लिसनिंग स्टाइल्स की। तो ये कुछ बात कर चुके हैं। तो आज हमारा है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का सेकंड लेक्चर, और ये हमारी यूनिट 2 है सॉफ्ट स्किल्स की, जिसका कोड है हमारा BAS 105 एंड BAS 205। तो देखिए, ये हमारे इसके कुछ टॉपिक्स हैं। देखिए, एक्टिव लिसनिंग, meaning and art of listening, traits of good listener, listening modes, listening and note taking, types of listening, listening using TED Talk, audio listening with script reading, pronunciation, speaking style, content and sequencing। तो ये हमारे इसके टॉपिक्स हैं। इनमें से हम कुछ कवर कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था तो वो था हमारा क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर, और एक और था जो हमारा था वो था हमारा ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर। तो आगे बात करेंगे उसकी हम। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है ये क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर की। गुड लिसनर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तो ये हमारे लास्ट लेक्चर में था। अब देखिए हमारा कि हमारे लिसनिंग के स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छे लिसनर बन सकें। तो देखिए, ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं देखिए। पहला, बी अटेंटिव। हमें अटेंटिव यानी फोकस्ड रहना चाहिए लिसनिंग के टाइम पर। दूसरा, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमें फ्रीली क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के। आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जो प्रोबिंग हो, यानी प्रूफ चाहिए जिनका। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो आपके दिमाग में आते कि ऐसा क्यों है। रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। अगर आपको क्लियरली कोई बात समझ नहीं आई है तो आप उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं दोबारा पूछकर। फिर है हमारा बी अट्यून्ड टू एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग्स। और एक है हमारा लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा समराइज। हमें जो हम ऐसे ऐसे एज एक लिसनर हैं, तो हमें जो भी स्पीकर कह रहा है उसे बार बार समराइज करते रहना चाहिए, जिससे कि वो हमारे ध्यान में रहे। अब देखिए, ये बी अटेंड टू एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग, मतलब ये इसका मतलब ये है कि हमें जो सामने वाले की फीलिंग है उन्हें समझना चाहिए, केवल शब्दों शब्दों पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एडजस्ट विद द सेम फीलिंग ऑफ द स्पीकर, मतलब खुद को ऐसे बनाना चाहिए जैसे वो खुद कह रहे हो स्पीकर की जगह। ठीक है। आगे देखिए, टिप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इसके कि इम्प्रूव, हमें जो अपनी लिसनिंग है वो इम्प्रूव कैसे करनी चाहिए। तो पहला है देखिए, स्टे फोकस्ड। वही है हमारा कि फोकस रहना चाहिए हमें। दूसरा हमारा डिटेक्ट इमोशंस, यानी सामने वाले के इमोशंस हमें पहचानने चाहिए। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने चाहिए हमें उनसे। डोंट इंटरप्ट। देखिए, बीच में हमें उसे नहीं टोकना चाहिए, बीच में उसे नहीं रोकना चाहिए जो हमारा स्पीकर है। इससे उसकी जो फ्लो है उसका बिगड़ जाता है। फिर हमारा डोंट प्री एम्प्ट। पहले से बिल्कुल खाली मत रहिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़कर चलिए जो आप किसी स्पीकर से सुनने वाले हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक हो। फिर हमारा रिकैप, रिकैप या रिकॉइल। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जैसे समराइज था, तो वही है ये समराइज, रिकॉइल, यानी उसे बार बार अपने दिमाग में रिकॉइल करता रहना चाहिए हमें। फिर हमारा पेन एंड पेपर एट रेडी। आप जब लिसनिंग करें तो आप पेन और पेपर लेकर रखें, जिससे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसे इजीली लिख सकें। इस से इट अगेन। अगर आप कोई बात नहीं सुन पाए हैं तो आप स्पीकर से कह सकते हैं कि आप इसे फिर से कहें। वॉच दी स्टीरियोटाइप्स। आप स्टीरियोटाइप्स भी देख सकते हैं। देखिए, बी अवेयर ऑफ लिसनिंग बैरियर्स। आप देखिए, लिसनिंग जो बैरियर्स हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो आपको उनसे भी अवेयर रहना चाहिए। कौन कौन से थे, जैसे लेस कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन के कुछ और पार्ट से। तो उनसे हमें अवेयर रहना चाहिए, उनकी तरफ हमारा फोकस ना हो, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर देखिए, आप आपका जो आगे है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो देखिए, ये हमारे कई टाइप्स हैं लिसनिंग के, इनके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, पहला हमारा डिस्क्रिमिनेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेटिव में क्या है कि डिफरेंशिएट होता है हमारा। अगर कोई बात कर रहे हैं दो लोग, तो उनकी आवाज के बीच में जो लिसनर है वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है कि किसकी बात मुझे सुननी चाहिए। दूसरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव यानी अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई स्पीकर कुछ कह रहा है, हम उसकी बात को समझे। फिर हमारा इनफॉर्मल लिसनिंग,
इनफॉर्मल लिसनिंग है हमारा, फिर हमारा बायस्ड लिसनिंग यानी पक्षपात, क्रिटिकल लिसनिंग है फिर हमारा, एप्रिशिएटिव लिसनिंग है यानी स्पीकर को एप्रिशिएट करना इसमें, एम्पैथेटिक इसके बारे में बात कर चुके हैं हम कि उसकी फीलिंग को, उसके पेन को समझना अपने जैसे कि वो हमारा खुद का है, सिंपैथेटिक यानी जो उसकी फीलिंग्स है उनको सपोर्ट करना, एक्टिव लिसनिंग की बात कर चुके हैं हम कि क्वेश्चन और आंसर दोनों होने चाहिए उसमें, कैजुअल लिसनिंग यानी नॉर्मल लिसनिंग, पार्शियल पार्शियल लिसनिंग, इनिशियल लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग यानी सुस्त, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेलेक्टिव लिसनिंग यानी आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या सुनना चाहिए, रपोर्ट लिसनिंग, रिफ्लेक्सिव लिसनिंग, फॉल्स लिसनिंग, डीप लिसनिंग एंड थ्योरेपेटिक लिसनिंग। तो ये देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी कैसी है। देखिए पहला हमारा डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो देखिए इसमें क्या है, where the listener differentiates between the sounds of sound produced between two sound produced। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा जो लिसनर है वो हमारा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है जो दो साउंड आ रहे हैं कि उसे कौन सा सुनना चाहिए। डिफ्रेंशिएट देखिए, डिस्क्रिमिनेट यानी डिफ्रेंशिएट, ठीक है। आगे देखिए हमारा, और ये कैसा है हमारा, इट इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंड। देखिए अंडरस्टैंड अब क्या करता है, देखिए इसमें समझने की कोशिश करता है हमारा लिसनर जो, तो देखिए अ लिसनर लिसन टू डिफरेंट साउंड्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच साउंड। अब देखिए हर जो साउंड आ रहा है उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करता है हमारा लिसनर। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज अ लिटिल एडवांस listening skill to discriminative listening, but it is also a fundamental type of listening। देखिए सिमिलर है डिस्क्रिमिनेटिव की कि अगर कोई साउंड आ रहा है तो उसे किसे सुनना चाहिए और किसे समझना चाहिए, ये हमारा डिफरेंशिएट भी करता है, तो इसीलिए ये उसका भी एक पार्ट है। फिर आता है हमारा इनफॉर्मल लिसनिंग। देखिए जो हम अपनी क्लासरूम में सुनते हैं वो होती है हमारी इनफॉर्मल लिसनिंग। देखिए अ टाइप ऑफ लिसनिंग दैट स्टूडेंट डू इन दे आर इन क्लासरूम। तो देखिए जो क्लासरूम में हम सुनते हैं, जिस टाइप से हम बिहेव करते हैं, वो है हमारी इनफॉर्मल लिसनिंग। लिसनर लिसन टू वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल मैसेज, यानी वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर्स को सुनना, ये हमारा होता है इनफॉर्मल लिसनिंग का पार्ट। बायस्ड लिसनिंग, बायस्ड का मतलब होता है देखिए पक्षपात करना, किसी की बात को ज्यादा सुनना और किसी की बात को कम सुनना, तो ये होती है हमारी बायस्ड लिसनिंग। तो देखिए व्हेन अ पर्सन लिसन टू द थॉट्स ऑफ अदर विद अ बायस्ड मैन, यानी आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या सुनना है, तो ये होती है हमारी बायस्ड लिसनिंग। देखिए अ बायस्ड लिसनर इज क्वाइटली जजमेंटेबल व्हाट अदर्स से, तो पहले ही आप जज कर लेते हो कि वो क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा, लेकिन आप सुनोगे जरूर, लेकिन आपका माइंड जो बायस्ड रहेगा, मतलब एक ही तरफ फोकस रहेगा कि मुझे केवल ये सुनना है। फिर आपका क्रिटिकल लिसनिंग, द अपोजिट ऑफ इनफॉर्मल लिसनिंग, यानी देखिए जो इनफॉर्मल लिसनिंग है उसका ये अपोजिट है जो क्रिटिकल लिसनिंग है। कैसे देखिए, अ लिसनर नॉट ओनली लिसन बट ऑल्सो क्रिटिकली एनालाइज एंड इवेल्यूएट। अब इसमें देखिए जो यहाँ पर केवल सुनता ही नहीं है, सुनने के साथ साथ वो एनालाइज भी करता है और उसी इंफॉर्मेशन को इवेल्यूएट करता है अपने माइंड में। आप अब वो जो आपका सिक्स पॉइंट है वो आपका एप्रिशिएटिव लिसनिंग। तो ये क्या है देखिए, अ काइंड ऑफ बायस लिसनिंग। ये भी देखिए बायस लिसनिंग है, लेकिन इसमें क्या करता है कि जो लिसनर है वो उसे, हमारे स्पीकर को एप्रिशिएट करता है जिससे वो फर्दर कंटिन्यू कर सके, मतलब उसकी प्रशंसा करता है। द लिसनर लिसन समवन और समथिंग विद द सेम फीलिंग एज द स्पीकर हैज। सॉरी ये तो एप्रिशिएटिव है, ये रहा appreciative। The purpose of this type of listening is to encourage the listener, encourage the listener to speak more। तो ये स्पीकर को एनकरेज करता है कि वो फर्दर कंटिन्यू कर सके। ये होती है हमारी एप्रिशिएटिव लिसनिंग, और जिसकी वजह से उसे और इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। ये अब देखिए एम्पैथेटिक। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पीकर की फीलिंग है या उसका पेन है, उसे ऐसे समझना जैसे कि वो हमारी फीलिंग और हमारा पेन। तो देखिए
लिसनर लिसन समवन और समबडी विद द सेम फीलिंग एज ऑफ ए स्पीकर। अब देखिए उसको ऐसे सुनना जैसे कि वो हमारी फीलिंग्स हो। ठीक है। अब सिंपैथेटिक में क्या होता है कि उन्हें समझते नहीं है जैसे हमारी है, लेकिन उस पर ये करते हैं कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है, अगर कोई पेन वाली बात है तो ऐसे समझना। देखिए इसे यू केयर मतलब द फीलिंग ऑफ यू आर लिसनिंग। अब देखिए जो जिसकी बात आप सुन रहे हो और उसकी जो फीलिंग्स हैं उनकी आप केयर करो इस टाइम। तो वो थी हमारी सिंपैथेटिक लिसनिंग। यू शो योर क्लोजनेस बट नॉट डेट एज डीप एज यू फील इन एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब देखिए एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या था कि आप उसे सुन पा रहे थे, सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे, और ऐसे समझ रहे थे जैसे कि वो आपका पेन हो या आपकी कोई फीलिंग्स हो। लेकिन इसमें क्या है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं उनकी आप केयर करोगे, लेकिन ऐसे नहीं समझोगे जैसे आपने एम्पैथेटिक में समझा था। फिर देखिए एक्टिव लिसनिंग, इसकी बात हम कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लिसनिंग। Active listening means participating in the listening process by asking questions or by encouraging the speaker to speak more and share more information। अब इसमें क्या करते हैं कि हम स्पीकर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और खुद को वेरीफाई करते रहते हैं, जिससे कि हमारी ये एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। एक्टिव का मतलब इसमें यही है कि देखिए लिसनर भी एक्टिव है हमारा और स्पीकर भी एक्टिव है, इसमें यही शो करता है। कैजुअल लिसनिंग, कैजुअल यानी नॉर्मल, द पार्टिसिपेंट सो लो टू जीरो अटेंशन टू द स्पीकर। मतलब एक फॉर्मेलिटी करता है नॉर्मली कि उस वो केवल कहीं पर बैठा और सुन रहा है। जैसे आप कभी कभी किसी की स्पीच सुनते हो और आपको अच्छी नहीं लगती, आप फिर भी बैठे रहते हो, तो आप उसे कैजुअली सुनते हो, बस सुन रहे हो। अ पर्सन इज फोर्स टू लिसन समथिंग, इसमें क्या होता है कि आप फोर्सफुली सुनते हो कभी कभी, और इसमें आपका अटेंशन जो है जीरो होता है, यानी जीरो फोकस्ड होता है। अब देखिए जो 11th पार्ट है वो है हमारा पार्शियल लिसनिंग। अब इसमें क्या होता है देखिए, द लिसनिंग टेक्स प्लेस व्हेन द लिसनर इज फिजिकली प्रेजेंट बट हिज माइंड इज नॉट इनटू द लिसनिंग। पार्शियल लिसनिंग में क्या होता है देखिए, आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। आप केवल फिजिकली बैठे हो कहीं पर और आप केवल भीड़ का हिस्सा हो, या फिर आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन आपका माइंड प्रेजेंट नहीं। बिजी इन डे ड्रीमिंग, यानी आप उस समय डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर है देखिए आपका हमारा हाँ इनिशियल लिसनिंग। अब इनिशियल लिसनिंग क्या है, द लिसनर लिसन लेस, कम सुनता है, एंड सीक्स फॉर द चांस टू इंटरप्ट द स्पीकर। अब इनिशियल लिसनिंग में क्या है कि लिसन जो लिसनर है हमारा वो केवल थोड़ा सुनता है पहले तो, और फिर उस जो हमारा स्पीकर है उसे वहीं पर इंटरप्ट कर दिया, यानी बीच में बार बार टोकने की कोशिश करता है। तो ये होती है हमारी इनिशियल लिसनिंग। देखिए हम कम सुनते हैं, कोई कोई ऐसा होता है कम सुनता है और बीच बीच में बिना पूरी बात सुने वो किसी को टोक देता है बार बार, तो वही करता है हमारा इनिशियल लिसनिंग। लिसनिंग होती है वही हमारी कि कम सुने बगैर उसे जजमेंट कर देना। पैसिव लिसनिंग, अब इसमें क्या है, इनएक्टिव लिसनिंग भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लिसनर इनएक्टिव होता है, चुपचाप बैठा रहता है, सुनता है समझता है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। देखिए इसमें यही है, इट इज अ टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच द लिसनर लिसन टू द स्पीकर बट विदाउट शोइंग एनी रिस्पॉन्स। देखिए इसमें स्पीकर जो हमारा लिसनर है वो सुनता तो है, जैसे कि देखिए हमारा लास्ट था इसमें पार्शियल लिसनिंग, उसमें सुन नहीं रहा था लेकिन डे ड्रीमिंग कर रहा था हमारा। लेकिन इसमें क्या है हमारा कि सुन भी रहा है समझ भी रहा है लेकिन हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, बीच बीच में चुपचाप बैठा है और सुनते रहेगा। ये होती है हमारी पैसिव लिसनिंग या फिर इनएक्टिव लिसनिंग। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही सुने, लेकिन वो सुनता जरूर है, उसकी बात को फोकस करता है लेकिन केवल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब सेलेक्टिव लिसनिंग यानी सेलेक्ट करता है कि क्या सुनना है उसे। एन इंटरेस्टिंग, इट इज एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ लिसनिंग। अब क्या है देखिए इसमें, पीपल लिसन ओनली व्हाट दे वांट टू लिसन। अब इसमें क्या करता है लिसनर कि वही सुनता है वही चीजों को जो हमारी उसके लिए काम की है या उनमें उसका इंटरेस्ट है। एंड कन्वीनियंटली ट्यून्ड आउट व्हेन समथिंग अनइम्पोर्टेंट, और वहीं पर अपना दिमाग हटा लेता है जहां पर उसे लगता है कि वो अनइम्पोर्टेंट है। तो मतलब काम की बात को सुनता है, बाकी फालतू की बात को वो नहीं सुनेगा अगर उसे लगता है कि वो उसके काम की है बस।
फिर हमारा रपोर्ट लिसनिंग। अब रपोर्ट लिसनिंग क्या है देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर you concern for a person who is speaking and pay full attention to what they say। अब इसमें क्या करता है कि वो कंसंट्रेटेड रहता है कि हमारा स्पीकर क्या कह रहा है। जो हमारा लिसनर है इस वक्त वो कंसंट्रेटेड रहता है कि स्पीकर क्या कह रहा है और उससे फुल अटेंशन देता है हमारे स्पीकर को, पूरे ध्यान से सुनता है इसको। तो क्या है, द मोटिव ऑफ रिपोर्ट लिसनिंग इज टू establish मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सन टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। अब इसमें क्या करता है कि देखिए वो उसे ध्यान से सुनता है और अपनी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। जो हमारी रिलेशनशिप है यहाँ पर, इसका मतलब यही है कि स्पीकर और लिसनर के बीच में एक संबंध, यानी वो दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। यूजुअली टेक प्लेस इन क्लोज एंड स्पेशल रिलेशनशिप। अब ये कहाँ पर होता है, क्लोज या स्पेशल रिलेशनशिप में ये रपोर्ट लिसनिंग होती है हमारी। अब देखिए 16th पार्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है देखिए, यू लिसन एज वेल एज रिफ्लेक्ट वंस थॉट्स एंड आइडियाज ओवर द सेम इश्यू टू द स्पीकर। और इसमें क्या करता है कि जो हमारा लिसनर है वो सुनता है बात को, उस स्पीकर की को, और उसे रिस्पॉन्स करता है उसी सेम इश्यू को लेकर। अगर जैसे कोई इश्यू है हमारा, उस पर बात हो रही है, स्पीकर कुछ बात कह रहा है, तो वहीं पर उसे जवाब देता है हमारा लिसनर, उस पर कोई रिएक्ट करता है उसी सेम इश्यू पर। फिर होता है हमारा फॉल्स लिसनिंग। फॉल्स मतलब देखिए केवल दिखाना हमारी लिसनिंग को कि लिसनिंग हो पा रही है। व्हेन अ लिसनर pretend to be a listener but don't pay attention to what is being said। अब देखिए इसमें क्या करता है, देखिए फॉल्स का मतलब ही यही है कि वो केवल सुन रहा है लेकिन वो दिखाने के लिए सुन रहा है, फॉल्स है वो, झूठ है एकदम। तो देखिए क्या है इसमें कि वो लिसनर को सुनता तो है लेकिन उस पर कोई भी अटेंशन नहीं देता, दिखाता है कि हाँ वो सुन रहा है लेकिन एक्चुअली में वो सुन नहीं रहा होता है। डिडंट पे एनी अटेंशन, ठीक है, वो अटेंशन नहीं देता कि हमारा स्पीकर क्या कह रहा है, केवल एज ए रिएक्ट करता है कि वो हाँ क्लियरली सुन पा रहा है, उसे समझ पा रहा है। फिर है हमारा डीप लिसनिंग, यानी जो स्पीकर कह रहा है उसको गहराई से समझना, उसकी एक एक बात को अच्छे से समझना, जो हिडन मीनिंग है उसका भी। तो देखिए क्या है, you not only listen to what is being said but also read in between the lines of what is being said। अब देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि उसके हिडन मीनिंग को समझना। रीड बिटवीन लाइन एक हमारा फ्रेज है, इसका मतलब यही होता है कि फाइंड द हिडन मीनिंग। तो इसमें क्या होता है कि लिसनर हमारा सुनता है और उसकी जो स्पीकर है वो कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसकी गहराई को समझता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो डीप का मतलब यही होता है कि गहराई से सुनना, उसके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अंडरस्टैंड द मीनिंग इमोशन एंड बिलीव्स। अब उसके मीनिंग्स इमोशंस और बिलीफ को समझना। अब आगे देखिए लास्ट टॉपिक हमारा थ्योरेपेटिक लिसनिंग। अब इसमें क्या है, द लिसनर लिसन समवन टू कंसोल समवन। मतलब सहानुभूति देना, एक तरह से कह सकते थे हम कि उसे थेरेपी देना, यानी कभी कभी हम किसी को सॉल्यूशन देते हैं या उसका इलाज करते हैं, तो वही थेरेप्यूटिक यहाँ पर वही है ये थ्योरेपेटिक लिसनिंग। क्या है देखिए, in which listener tries to give therapy or solution after listening the speaker। अब स्पीकर को सुनने के बाद में जो हमारा कोई कह रहा है, आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, तो आपको आप उसको लास्ट में अगर सॉल्यूशन देते हो, तो यही होती है हमारी थ्योरेपेटिक लिसनिंग। आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हमारा लिसनिंग एंड नोट मेकिंग। लिसनिंग एंड नोट मेकिंग, इसमें क्या देखिए, लिसनिंग क्या होती है और नोट मेकिंग क्या होती है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। Studies shown that the average person can remember only 50%। अब देखिए आपने तुरंत जो है 50% तक आपको याद रहता है। अगर मुझसे कोई स्पीकर अभी बात कर रहा है, कोई सामने वाला बात कर रहा है, तो केवल मुझे इस वक्त उसका 50% याद रहेगा। अगर बात करेंगे दूसरे दिन, तो दूसरे दिन केवल मुझे 10% याद रहेगा कि उसने क्या कहा। ये हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग है, इस पर अध्ययन हुआ, यानी एक रिसर्च हुई है, और 3 दिन बाद हम लगभग उसे भूल जाते हैं, ना के बराबर रह जाती है
ना के बराबर देखिए आप, यानी 10% रहेगी, ना के बराबर ही है। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतते जाएगा तो देखिए टू सबसाइड एज मिनट्स पासेस, यानी जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा हम उसे भूलते जाएंगे। अब देखिए इसके, अब इसे रिमेम्बर करने के लिए या तो हमें बार बार याद करना होगा, लेकिन फिर भी हम भूलते जाएंगे उसे। तो हमें क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं नोट मेकिंग। इसीलिए तो आप अपने नोट्स बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से याद रहे। So note making is a practice to make the listener listened content note and memorable। अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट होता है आप देखिए उसे ही नोट करेंगे, ऐसा तो नहीं है आपको जितनी भी बात कही गई हो आप उन सभी को बात नोट करें एज इट इज। तो आप केवल उससे इम्पोर्टेंट होती है, केवल आप उसे ही नोट करते हैं और उसे ही बार बार रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारी नोट मेकिंग की, देखिए नोट मेकिंग, मेकिंग नोट्स वाइल listening something of our interest or choose to make the knowledge sustained and longer is called note making। अब नोट मेकिंग क्या है, नोट मेकिंग देखिए आपकी जनरल लाइफ का पार्ट है। आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है केवल उसे नोट करते हैं और उसे ही लॉन्ग टाइम तक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारा नोट मेकिंग। और जो एक्स्ट्रा चीजें होती है आप उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हो। और देखिए व्हाट ऑल नोट मेकिंग हेल्प्स यू, देखिए नोट मेकिंग की मदद से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए टू स्टे एक्टिव, अब देखिए आप जब कभी किसी को सुनते हैं और आप याद रखिए, जैसे आप कभी कभी रात में पढ़ते हो, आप केवल पढ़ रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो कुछ बुक में से, तो आप नींद आने लगती है। या आप कभी लेक्चर के टाइम पर भी आपको नींद आने लगती है, लेकिन आप वहीं पर उसे नोट करते जा रहे हो ऐसे बोर्ड से या कहीं से, तो आपकी फिंगर वर्क करती है और आपकी गर्दन भी बार बार ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं होती रहती है, जिससे आप एक्टिव रहते हो, फोकस्ड रहते हो। तो ये होता है हमारा स्टे एक्टिव एंड एंगेज्ड ड्यूरिंग लेक्चर्स, आप बिजी रहते हो लेक्चर के टाइम पर इसकी वजह से। टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लर्निंग एंड क्लैरिफाई योर थिंकिंग, अब देखिए आपको हो सकता है कि लेक्चर में समझ ना आए और आप पूछ भी नहीं पाए हेजिटेशन की वजह, लेकिन आप उस पॉइंट को लिख लेते हो नोट मेकिंग के दौरान, तो आप उसे घर जाकर या कहीं ना कहीं किसी से पूछ सकते हो या गूगल कर सकते हो, जिसकी वजह से वो आपको समझने में हेल्प करती है। टू बी सेलेक्टिव, अब देखिए आप नोट्स बनाते हो तो आप सेलेक्टिव बनाते हो, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट को ही बनाते हो, तो आपको ये समझाती है कि क्या सेलेक्टिव है, आपको ये पता चल जाता है नोट मेकिंग से। आइडेंटिफाई की आइडियाज, कुछ की आइडियाज मिल जाते हैं आपको, यानी कुछ आप कभी कभी सिंबल्स यूज कर देते हो जिसकी मदद से आप देखिए हर बार आपने देखा होगा कि आप एक लाइन को बार बार नहीं लिखते। आप जैसे कोई लाइन है तो आप उसे बार बार नहीं लिखोगे, तो उसका कोई एक पॉइंट होता है आप उसे ही लिख देते हो, जिससे आपको समझ आ जाता है कि पूरी लाइन क्या थी। तो देखिए टू रिमेम्बर द मटेरियल, आपने जो लिखा है आपको वो बाद में याद रहता है और आप उसे बार बार याद करते रहते हो, तो ये उसमें भी रिमेम्बर करने में भी आपकी मदद करता है। टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड मेक कनेक्शंस, तो आप देखिए नोट्स बनाते हो तो आप ऐसे ही रैंडम नहीं बनाते, आप कोई ना कोई लिंक करते हो उनसे, नोट्स से, कि ये लाइन पहले होनी चाहिए और ये वाली लाइन बाद में होनी चाहिए, जिससे कि आपका एक कनेक्शन बना रहता है। टू प्लान एंड स्ट्रक्चर रिटन असाइनमेंट्स, देखिए आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नोट्स को लिखते हो और उसे प्लानिंग के साथ ही कंप्लीट करते हो। फिर है हमारा 7 पॉइंट टू रिव्यू, आप उन्हें देखते हो एंड रिवाइज बिफोर एग्जाम, तो और एग्जाम्स के पहले भी आप उन्हें इजीली रिवाइज कर सकते हो। आप देखिए क्या होता है कि आपने नोट्स बनाए और आप उसे दूसरे दिन या कुछ टाइम बाद पढ़ रहे हो, तो आपको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी लग जाते हैं केवल 10 से 20 पेज को पढ़ने में भी, समझने में भी। वहीं पर आप लेक्चर में जब नोट्स बनाते हो तो उस टाइम जो बनाते हो, चार चार पेज जो नोट्स बना रहे हो वो 1 घंटे में बना रहे हो, लेकिन उन्हीं 4 पेज को अगर एग्जाम से पहले पढ़ते हो तो आप केवल 5 मिनट में पढ़ लेते हो। तो यही होता है केवल रिवाइज करना, तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है नोट्स से। व्हाट ऑल नोट्स शुड कंटेन, अब देखिए नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। कंटेन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपको पहला तो ये होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, किस प्लेस से ली, क्या इवेंट था, क्या उसका टाइटल था, यानी हेडिंग उसकी। मेक हेडिंग्स टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द की टॉपिक्स, हेडिंग्स या हमें सब हेडिंग्स बनानी चाहिए किसी भी पॉइंट की। अगर कोई हमारा टॉपिक है आप रैंडमली बिना हेडिंग्स के लिखते जाओगे तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, तो आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी चाहिए।
तो आप बनाते भी होंगे। तो वही है हमारा, ये डेली लाइफ का पार्ट है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। देखिए कंटेंट की पॉइंट, देखिए उसमें आपके में जो होता है उसमें की पॉइंट्स होते हैं जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, केवल आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने वो नोट्स बनाए हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें, देखिए कभी कभी आपको कुछ समझ नहीं आता है, एग्जाम्पल्स याद आ जाते हैं तो आप एग्जाम्पल्स लिख लेते हो। किसी का नेम होता है कि किसी ने क्या चीज़ पब्लिश की या क्या आइडिया दिया। कुछ आइडियाज होते हैं नए उसमें, आपके नोट्स में। फिर क्या है, यूजिंग योर ओन मेथड। आप देखिए क्या करते हो, अपना खुद का मेथड यूज करते हो नोट्स बनाने में, किसी और का मेथड यूज नहीं करते आप। जो आपको अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, आप उसी तरीके से नोट्स बनाते हो। मेमोराइज कंटेंट्स। अब देखिए कंटेंट्स को मेमोराइज करने के लिए ही ये सब कुछ आप करते हो। देखिए टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, हमें प्रॉपर टेक्निक्स जो हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए। तो ये हमारे देखिए 3 फॉर्मेट है। पहला हमारा लीनियर, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर है हमारा देखिए पैटर्न फॉर्मेट, और तीसरा है हमारा 3 कॉलम फॉर्मेट। तो पैट लीनियर फॉर्मेट की बात करेंगे। टेक्निक्स क्या होनी चाहिए देखिए, जो हम जनरली डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं अपने क्लासरूम्स में या कहीं भी, तो वही होता है हमारा लीनियर फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है देखिए, आप हेडिंग्स बनाते हो, जो इम्पोर्टेंट होता है आप उसे अंडरलाइन करते हो, कैपिटल्स में लिखते हो यानी कैपिटल लेटर्स में लिखते हो आप उसे, जो इम्पोर्टेंट होता है हेडिंग्स होती है उसे। ऑर्गेनाइज नोट्स, और अपने नोट्स को संभाल के रखते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज करते हो उसके पेजेस को। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी पैराग्राफ आप कहीं भी लिख देते हो। तो देखिए जो आपका कंटिन्यूस चलता रहता है उसी के पेज के अकॉर्डिंग आप चलते हो। ये नहीं कि आपने अभी 1 मिनट पहले वाला यहाँ पे लिखा और तुरंत बाद वाला दूसरे पेज पर या कहीं और पहुंच गए। तो आप एक ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करते हो उसे। फिर क्या है आपका, यूज सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस। तो देखिए आप कुछ सिंबल्स यूज करते हैं उसमें, जैसे एक्सेट्रा का है ईटीसी। तो आप देखिए ऐसे एब्रिविएशंस या सिंबल्स यूज करते हो। इंक्रीजिंग को कभी-कभी आप देखिए ऐसे साइन से यूज कर देते हो, इंक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग को आप कभी-कभी ऐसे डिनोट कर देते हो। तो ऐसे डिनोट कर देते हो, तो ये हमारे सिंबल्स और हमारे एब्रिविएशंस यूज करते हैं। और ये सब क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमारे नोट्स हैं कम स्पेस में आ जाए और हमको ऐसा लगे कि बस 2 या 4 पेज के हमारे नोट्स हैं। इसलिए हम इन्हें यूज करते हैं। और देखिए यूज बुलेट पॉइंट्स। देखिए बुलेट पॉइंट आप यूज करते हो या नंबरिंग यूज कर सकते हो। देखिए जैसे मैं करता हूँ इसमें, देखिए ये नंबरिंग है या बुलेट पॉइंट है, तो आप इन्हें भी यूज करते होंगे अपने पॉइंट्स में, या कभी कभी स्टार से डिनोट कर देते हो, या एस्ट्रिक साइन से या किसी और साइन से। तो देखिए फिर है हमारा फोर्थ, लीव गुड मार्जिन। अब आप मार्जिन भी उसमें लीव करते हुए, देखिए जैसे कि ये मेरी एक पर्टिकुलर हेडिंग है, ये मेन हेडिंग, तो इसके नीचे देखिए स्पेस ज़्यादा है। फिर इसके बाद में देखिए इसे, तो यहाँ पर देखिए इसका स्पेस देखिए इसके नीचे आ रहा है। तो देखिए पर्टिकुलर हमारी मार्जिन होती है। देखिए ये देखिए, ये मेरी एक पर्टिकुलर मार्जिन है। यहाँ पर भी देखिए एक पर्टिकुलर मार्जिन है, तो आपके नोट्स में भी ऐसी मार्जिन होती होगी। आप ये नहीं है कि केवल यहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ से इस जगह से यहीं से आप स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होता। हमारी एक पर्टिकुलर मार्जिन होती है इसमें भी। आगे देखिए क्या है हमारा, यूज कोटेशन मार्क्स। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कोटेशन मार्क्स का यूज कर सकते हैं कि कैसे आप उस क्वेश्चन को या उस क्वेरी को क्लेरिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई योर ओन आइडियाज। अब अपने ओन आइडियाज को आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो। देखिए यूजिंग ब्रैकेट्स एंड डिफरेंट, आपके देखिए खुद के आइडियाज हैं या कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है और या उसका कोई अल्टरनेटिव है, तो आप उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो, जिससे कि आपको पता चल जाता है, आपका उस टॉपिक से कनेक्शन लिंक हो जाता है। फिर हमारा देखिए पैटर्न। पैटर्न फॉर्मेट क्या है, ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है, इसे समझने की कोशिश। विजुअल अप्रोच होती है हमारी, यानी हमारी जो विजुअलाइजेशन होती है वो अप्रोच होती है इस वक्त हमारी। फिर है हमारा सेकंड पार्ट, ऑर्गेनाइज नोट्स विद कीवर्ड्स एंड कंटेंट्स। तो इसमें भी देखिए कीवर्ड्स और कंटेंट्स का यूज करते हैं, जैसे हम लीनियर फॉर्मेट में यूज किया था। फिर क्या हमारा, कलर्स एंड पिक्चर्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द आइडियाज। तो देखिए इसमें कलर्स और पिक्चर्स का भी यूज हो रहा है। पहले वाले में हमने केवल लीनियर फॉर्मेट का यूज किया था, उसमें देखिए हमने सिंबल्स तो यूज किए थे, की पॉइंट्स भी यूज किए थे, लेकिन इसमें क्या है हमारा कि हमारी इमेजेस भी आ जाती हैं। हम इमेजेस भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज इन दिस फॉर्मेट यू मेक कनेक्शन विद यूज ऑफ विजुअल क्लूज। अब देखिए विजुअल क्लूज के अकॉर्डिंग आप जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे रिवाइव कर सकते हैं या समराइज कर सकते हैं आप उसे। तो देखिए ये जो पैटर्न फॉर्मेट है ये हमारा विजुअलाइज फॉर्मेट। विजुअलाइज यानी देखिए हम
जैसे हम मूवी देखते हैं तो उसी टाइप की एक ये हमारी विजुअलाइज फॉर्मेशन है कि अपने देखिए अपने दिमाग में ऐसे बनाते हैं, कोई प्रोसेस है हमारी, जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपकी कोई प्रोसेस होती है तो आप उसे समराइज करते हो और उसे बनाते हो, तो जो डायग्राम आप बनाते हो और उस वक्त आप देख लेते हो कि यहाँ से ऐसे ऐसे प्रोसेस हुई हमारी, तो यही होती है हमारी पैटर्न फॉर्मेटिंग। अब देखिए थ्री कॉलम फॉर्मेटिंग यानी टेबुलर फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं। अब थ्री कॉलम का मतलब क्या है, देखिए क्या क्या होना चाहिए, की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है नोट्स का मतलब, अब देखिए जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बात की थी कि हम कुछ टॉप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, तो देखिए ये वही ब्रैकेट्स हैं इस तरह से, टेक एज द वे यू लाइक। अब देखिए नोट्स बनाइए जैसे आपको पसंद, उन ब्रैकेट्स में थ्री कॉलम फॉर्मेट है ये हमारा, और इसमें क्या होगी, एक समरी की फॉर्मेट होगी हमारी। अब है हमारा इफेक्टिव नोट मेकिंग। अब इफेक्टिव नोट मेकिंग कैसे होगी, देखिए इफेक्टिव नोट मेकिंग इज द वे टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड द इम्पोर्टेंट आइडियाज कम्स। अब देखिए जो हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंट आइडियाज आते हैं उन्हें निकालना और लिखना अपने दिमाग से, मतलब निकालना मतलब ये नहीं है कि मतलब जो हमारे दिमाग में आ रहा है उसे एक्चुअली लिख देना एज इट इज, ये होती है हमारी एक इफेक्टिव नोट मेकिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन सच अ वे सो दैट यू कैन बी रिकॉल्ड इजीली। अब इन्हें लिखते हैं क्योंकि हम इन्हें रिकॉल इजीली कर सकें। टिप्स ऑन नोट मेकिंग, देखिए ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद जो फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम इसे थर्ड लेक्चर में करेंगे और उसमें इस पूरे को करेंगे हम कंप्लीट। तो देखिए ये क्या हमारा टिप्स ऑन नोट मेकिंग, तो ये क्या है, द फ्रेजेस देन फुल सेंटेंस। अब देखिए क्या है हमारे टिप्स, पहला हमें फ्रेजेस का यूज करना चाहिए फुल सेंटेंस की जगह पे, हमें पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए। जैसे कि हम कोई डेफिनेशन यूज करते हैं तो इट इज दिस ऐसे करके, या दिस डेफिनेशन शोज अस ऐसे करके स्टार्ट करते हैं पूरा, तो ऐसे न करके हम केवल एक स्मॉल पॉइंट लिखें जैसे मैंने लिखे हैं इसमें। तो ऐसे आप यूज करें फ्रेजेस का, जिसकी मदद से आपका जो कंटेंट है वो शॉर्ट रहेगा, ब्रीफ रहेगा। मेक्स नोट्स इन योर ओन वे, आपको अपने तरीके से नोट्स बनाने चाहिए जो कि आपके यूनिक होंगे और आप उन्हें इजीली समझ पाएंगे। गिव हेडिंग्स, उनमें हेडिंग्स यूज करें, कलर्स यूज करें, अंडरलाइंस यूज करें। अब कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसे सर्किल या स्टार मार्क करें, या कीवर्ड्स का यूज करें जिसके आपको समराइज कर सकें, उसे मेमोराइज कर सकें। सिंबल्स का यूज कीजिए आप, या एब्रिविएशंस का यूज कीजिए, या कॉन्सेप्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स, या फिर आप अपने डायग्राम या कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मैंने बताया सिंबल्स या एब्रिविएशन, देखिए कॉमन, जैसे हम अपनी लाइफ में एटसेट्रा, देखिए ऐसे न लिख के आपने कभी नहीं लिखा होगा ऐसे, आप जनरली आप ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल को इजी लिखते हैं, डेट इज को आई ई लिखते हैं, इंफॉर्मेशन को इन्फो लिख देते हो गया आप, यही हमारा नोट वेल या इंपोर्टेंट को आप एन भी लिख देते हो, पेज को पी से डिनोट कर देते हो आप, पेजेस को डबल पी से डिनोट करते हो आप, या आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपके जनरल एब्रिविएशन आप ऐसा कुछ ना कुछ यूज जरूर करते हो। बिटवीन को बीडब्ल्यू से कर देते हो आप कभी कभी, पैराग्राफ को पैरा से, चैप्टर को सी एच से, नंबर को एन ओ से, डिफरेंशिएट सेंचुरी 19 को C19 से। तो ये देखिए आपके कुछ एब्रिविएशन है। आप मैथ में जो यूज करते हो, आप देखिए अल्फा बनाते हो तो अल्फा ऐसे नहीं लिखते आप मैथ में, बीटा ऐसे नहीं लिखते, गामा भी ऐसे नहीं लिखते। केमिस्ट्री में देखिए आप क्या करते हो, जो सिंबल के नेम्स होते हैं हमारे केमिस्ट्री के, जैसे फॉस्फोरस, जर्मेनियम, जो भी आपके सल्फर है, हीलियम है, तो आप उन्हें केवल ऐसे लिखते हो, एयू को, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, या जो भी आपके ऐसे सिंबल्स आप यूज करते हो। पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करते हो आप, देखिए गवर्नमेंट को जीओ भी लिखते हो, नेसेसरी को एनईसी लिखते हो आप, एक्रोनियम्स यूज कर सकते हो, देखिए जैसे एबीसी, एबीसी का मतलब ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। आपका जैसे इसरो है, एम्स है, नासा है, तो ऐसे आप वर्ड्स यूज करते हो अपनी लाइफ में जो एक्रोनियम्स होते हैं हमारे, जैसे लेजर है या रडार है। लेजर क्या है, देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो देखिए लेजर की फुल फॉर्म बन गई इसकी। या आप यूज करते हो रडार, तो ऐसे आप एब्रिविएशंस यूज कर सकते हो। तो देखिए और सिंबल्स हैं हमारे इसके कुछ, पहला इक्वल टू,
नॉट इक्वल टू आप ऐसे यूज करते हो, इक्विवेलेंट, देयरफॉर, बिकॉज, प्लस या एडिशन आप यूज कर सकते हो, या इंक्रीज यूज कर सकते हो आप इसके लिए, मोर देन, लेस देन, माइनस। तो आप देखिए ऐसे कुछ ना कुछ आप सिंबल्स यूज करते हो अपनी लाइफ में, या कॉन्सेप्ट या डायग्राम्स हैं सीखे। तो आप देखिए अपने समराइज करने के लिए आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो या फ्लो चार्ट बना सकते हो। एक फ्लो चार्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चलता होता है किसी भी प्रोसेस का, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।